नमस्कार मित्रों, हम हैं नैटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 500 BC तक का जो समय ऑलरेडी देख चुके हैं, उससे आगे बढ़ाएंगे चीज़ को, ठीक है। और जानेंगे कि कैसे जो भारत का पॉलिटिक्स था, भारत का जो मतलब सोशल लाइफ था, जो रिलीजन था, वो कैसे चेंज होता गया, ठीक है। और इसको मन इसी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते चलेंगे। हम लोग ऑलरेडी प्री वैदिक, ऋग्वैदिक ये सब देख रखा है हमने, ठीक है। ऋग्वैदिक में भी 2 पार्ट था, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक, ठीक है। ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके अलावा जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे उस टाइम के, और जो हिस्टोरिक टेक्स्ट वगैरह थे, श्रुति लिटरेचर वगैरह था, वो सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। किन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में रिवीजन के लिए बहुत काम आने वाला है। काफ़ी हम लोग डिस्क्रिप्टिव वे में कोशिश करेंगे हर पॉइंट को छुए, लेकिन किसी भी एग्जाम में क्या होता है ना कि अपने को क्वेश्चंस तो लगाने ही होते हैं। उससे क्या होता है कि जितना इतना नॉलेज पता है उस पर थोड़ा ना ऐड ऑन होता चला जाता है। तो ये हम लोग काफ़ी एक वास्ट चीज़ देखने वाले हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ये हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए थोड़ा कम ही रहेगा, बट जो जनरल एग्जाम, जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होते हैं, उनके लिए काफ़ी सफिशिएंट होगा ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने मित्रों को बताएं, ठीक है। सबको जोड़ें, ठीक है। साथ मिलकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आते हैं टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है ये यहाँ पर आज राजयोग महाजनपदास, ठीक है। तो अब होता क्या है ना, मैंने समय कब का है, समवेयर अराउंड 600 BC का समय है, 600 BC, ठीक है। 600 BC के आसपास का समय है। ऑल्दो हमें मतलब 500 BC तक का समय हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं मोटा मोटी, बट ये क्या है ना कि ऐसा तो होता नहीं है कि अचानक से ये 500 BC खत्म हुआ और नया एकदम महाजनपदास जो है वो राइज करने लगे, ऐसा नहीं होता। तो जो ग्रेजुअल शिफ्ट आता है पॉलिटिक्स में, ठीक है। इंडियन पॉलिटिक्स जो हम लोग बहुत अभी जानते हैं, अगर आप 25 साल के हैं तो ऑब्वियसली 25 साल में आपने एक पॉलिटिक्स में शिफ्ट देखा होगा, कैसे एक नॉर्मल जो तरीका था उससे हम लोग अब डिजिटल में चले जा चुके हैं। जो अभी हाल में ही इलेक्शंस हुए हैं तो उसमें हम लोग देखें क्या कि एक शिफ्ट आया है कि हम डिजिटल जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं लोगों, मतलब पार्टीज़ जो है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आप हो या जो भी हो, वो अब डिजिटल पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हर समय काल में ना थोड़ा थोड़ा शिफ्ट आता जाता है समय के साथ में, ठीक है। तो जो 600 BC का समय था, उस समय क्या हुआ कि जो छोटे छोटे जनपदास थे, ठीक है, हम लोग देख चुके हैं जनपदास ये जो बनता है, जनपद बनता था उस टाइम पे, छोटे छोटे होते थे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर नाम दिए हुए हैं इस फोटो में, ठीक है। अगर हम लोग बिहार की बात करें तो यहाँ पर मगध, अंगद जो है, ये जो वज्जी है, मल्ला है, ये सब जो है छोटे छोटे हुआ करते थे। अब वो क्या हुआ, वो छोटे छोटे अमेलगमेट होकर के ये बड़े बड़े बन गए। जो आपको बड़े बड़े कैपिटल्स में लिखे हुए हैं ना, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी, ये सारे आपके बड़े बड़े वाले हैं। ये क्या हो गया, छोटे छोटे मिलकर के एक बड़ा जो है राष्ट्र टाइप का फॉर्मेशन लेने लग गया, ठीक है। वो महाजनपदास बना, ठीक। तो इसी को हम लोग जो है कहानी के फॉर्म में सुनेंगे और समझते चलेंगे और आगे बढ़ाते चलेंगे। जो जरूरी पॉइंट्स उनको देखते चलेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, समवेयर फ्रॉम, जहाँ से महाजनपदास का राइज शुरू हुआ और कहाँ तक, अशोक के पहले तक, मौर्य वंश के पहले तक का जो समय था हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। इसमें 3 मेन चीज़ें हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स कैसा रहा उस टाइम पे, फॉरेन इन्वेजन्स क्या हुए हैं, और इंडिया में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स क्या हुए, जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म का इसी काल में जो है आपका राइज होता है और फैलाव होता है। तो उन चीज़ों को देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग पहला 2 पार्ट देखेंगे, जो फॉरेन इन्वेजन वगैरह इस काल में हुए होंगे, समवेयर अराउंड 500 BC से लेकर के 326 BC तक में, और उसके अलावा हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स में क्या चल रहा था वो देखेंगे। अब जो साउदर्न पार्ट ऑफ जो इंडिया है, ठीक है, उसका चर्चा यहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन उसको भी हम लोग अलग से ये संगम लिटरेचर जब पढ़ेंगे तब उसके थ्रू हम लोग उसको देखते चलेंगे, ठीक है। तो अभी सामने है जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, मोस्टली जो महाजनपद का जो समय था उस काल को हम लोग अभी देखेंगे, राइट। तो अभी देखिए यहाँ पर समय क्या चल रहा था। समय मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 6th सेंचुरी BC चल रहा था, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे कि समवेयर अराउंड 599 560 ऐसा कुछ समय जो है वो चल रहा होगा। उस समय क्या हुआ कि जो छोटे छोटे जन थे या जनपद थे, वो क्या हुआ, जुड़ करके बड़े जनपद बनने लग गए, ठीक है। तो क्या हो गया, लार्जर टेरिटोरियल स्टेट का फॉर्मेशन वहाँ पर हमको देखने के लिए मिलने लगा, ठीक। अब ये ऐसा क्यों हुआ ना, किसी भी जो कोई पावरफुल कैसे बनता है, आज के डेट में आप देखिए जो भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो कैसे पावरफुल हैं, ठीक है। पावरफुल होने का बस एक ही ये है कि आपके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए, आपकी इकोनॉमी बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। इंडिया को जब हम सोने की चिड़िया कहते थे अपने पास्ट में, तो वहाँ पर क्या इंडिया में देखने के लिए मिलता था, इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी उस टाइम पे, ठीक है। तो जिनका इकोनॉमी आज के डेट में भी स्ट्रांग है, जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो वो क्या है, आज वर्ल्ड लीडर है। जैसे सबसे पहले कौन सा आता है, अमेरिका आता है। अमेरिका की इकोनॉमी बहुत वास्ट है, बहुत ऊपर है हम लोग से, आबादी तो कम है ही, जो है मतलब नकारात्मक सोच वाले वहाँ पर आपको कम मिलेंगे, सार्थक सोच वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो इसलिए वो कंट्री क्या है, वो राइज करती चली गई।
राइट। उसके अलावा आप देखें रसिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, यूरोप की इकोनॉमी जो यूरोपियन यूनियन बोलते हैं उसकी भी इकोनॉमी बहुत बड़ी है। तो ये सब क्या माइटी पावर्स बन चुके हैं आज के डेट में। इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब मुख्य धक्का मुक्की खाने के बाद ब्रिटिश से आज़ाद हुआ और उसके बाद धीरे धीरे इंडिया उस और अग्रसर है, लेकिन अभी समवेयर अराउंड हम लोग डेवलपिंग नेशन पे ही चल रहे हैं। तो सबसे पहले दो चीज़ क्या है, एक तो आपकी इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए और दूसरी आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। ये दोनों चीज़ जिस जनपद को मिला वो पावरफुल होता चला गया। तो वन ऑफ देम वाज मगध, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या हमको देखने के लिए मिलता है। तो राइज ऑफ महाजनपद में हम लोग देखते हैं, ठीक है, ड्यू टू यूज ऑफ आयरन ईस्टर्न यूपी एंड वेस्टर्न बिहार, ठीक है। यहाँ पर जो आयरन का जो यूज़ था वो बढ़ता चला गया। अब आयरन के यूज़ से क्या क्या होता है, आयरन के यूज़ से दो चीज़ बन सकता है। पहला तो आप वेपन्स बना सकते हैं लड़ने के लिए, भाला तीर धनुष जो भी है वो बना सकते हैं, रथ बना सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है कि उससे आप जो एग्रीकल्चर है उससे आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रोड्यूस बढ़ा सकते हैं। फॉरेस्ट काटने में आपको आसानी होगी, आपको एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसको बढ़ाने में आसानी। थोड़ा दिमाग ना खुला रखिएगा कि ये हुआ है तो इससे क्या हो सकता है, राइट। तो अगर हमको आयरन मिला है तो आयरन से क्या हो सकता है, हमारे वेपन सिस्टम स्ट्रांग हो सकते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है, हमारा एग्रीकल्चर स्ट्रांग हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंप्लीमेंट्स आ गए होंगे एग्रीकल्चर के बहुत सारे, ठीक है। हल आ गया होगा, पहले हल लकड़ी का होता था, कमज़ोर होता था, अभी लोहे का आ गया, वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। आपका क्या बोलते हैं उसको, जो काटने के लिए ट्री काटने के लिए जो औजार होते हैं वो आ गए होंगे, ठीक है। मिट्टी कोड़ने के लिए औजार आ गए होंगे, बहुत सारा, ठीक है, औजार आ गया होगा। तो ड्यू टू यूज़ ऑफ आयरन इन ईस्टर्न यूपी एंड वेस्टर्न बिहार, ठीक है, वॉरियर क्लास जो था वो पावरफुल होने लग गया, ठीक है। वॉरियर क्लास क्या हो गया, पावरफुल होने लग गया। ऑब्वियसली यहाँ से क्या हुआ होगा, इनके जो वॉर के जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत ईजिली तैयार होने लग गए होंगे। और क्या हुआ होगा, जो भी मैंने आपको बताया, न्यू एंड पावरफुल एग्रीकल्चरल टूल्स आने लगे होंगे, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स या टूल्स जो भी बोले आप वो आने लगे होंगे। इससे क्या हुआ होगा, इससे एग्रीकल्चर बढ़ा होगा, ठीक है। ऑब्वियसली आपके पास अगर एग्रीकल्चर की अच्छी टूल आ गई तो आपका एग्रीकल्चर बढ़ेगा। एग्रीकल्चर बढ़ने से क्या होगा, प्रोड्यूस ज़्यादा होगा, सरप्लस प्रोडक्शन होगा, ठीक है। जो जितना आपका खपत है उससे ज़्यादा उसका आपका प्रोडक्शन होने लग जाएगा। उससे क्या हो पाएगा, उससे जो है आपका टैक्स ज़्यादा आएगा, ठीक है। जो आपका जो फील्ड है, मान लीजिए पहले क्या होता था, समवेयर 1000 स्क्वायर फीट रख लीजिए, पहले 1000 स्क्वायर फीट में मान लीजिए 10 किलो होता था, अभी इंप्लीमेंट्स बढ़िया आ गए तो अभी 20 किलो हो रहा है। तो उससे क्या होगा, टैक्स बढ़ेगा, ठीक है। मोर मटेरियल एडवांटेज मतलब आपके पास सरप्लस फूड्स आ जाएंगे, ठीक है। और पीपुल जो है वो स्टिकिंग टू लैंड्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर मिसिंग है जो मैंने कर दिया, इसको ट्रेड बोल लीजिए आप, ठीक है। टैक्स जो है मतलब आप प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है किसी भी लैंड पे तो आप टैक्स ज़्यादा लेगी सरकार, ठीक है। जो भी राजा रहे होंगे वहाँ पर, ठीक है, जन के जो हेड रहे होंगे या जनपद के जो हेड रहे होंगे उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया होगा कि भाई तुम्हारा प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, तुम ज़्यादा टैक्स भरो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ होगा, मोर मटेरियल एडवांटेज, ज़्यादा टैक्स देने के बाद भी आदमी के पास ज़्यादा बच रहा था उस टाइम पे। ज़्यादा बच रहा है तो क्या करेगा, वो खाएगा तो भरपेट तो खाएगा ही खाएगा, वो क्या करेगा, बेचना भी शुरू करेगा। यहाँ पर वो ट्रेड भी करेगा। ट्रेड होने से क्या होगा उसको, मोर मटेरियल एडवांटेज। मटेरियल एडवांटेज इन टू फॉर्म्स, आपके पास सरप्लस ग्रेन्स भी हैं और आप उसको बेच रहे हैं तो आपको पैसे आ रहे हैं। तो आपके पास ग्रेन भी सरप्लस में है और आपके पास पैसे भी ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सुख और समृद्धि जो है वो पैसा जो है आपके पास बढ़ने लग जाएगा। और आप अगर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली राजा तो बढ़ेगा ही आपके साथ में ही, ठीक है। तो जब लोगों को दिखा कि ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो लोग क्या करने लगे, ज़मीन से जुड़ने लगे। पहले क्या ट्राइब्स होती थी, ट्राइब्स मूव करते रहती थी इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, वॉर्स होते थे। वो अपना जो गाय होती थी या बकरियां होती थी उन सबको एज अ एसेट मान करके उसको रखा करते थे, लूटा करते थे। बट अब क्या था कि अब दिखा कि ज़मीन जो है ज़्यादा बड़ा एसेट है क्योंकि इससे हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक उस समय जो है आपका जो सिस्टम है, एग्रीकल्चर सिस्टम या जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इस कारण से चेंज होता गया क्योंकि जो सुख और समृद्धि है वो बढ़ता गया। लोगों में क्या एक भावना जागा कि स्ट्रॉन्ग एलिजेंस टू जनपद देन टू जन, अपने ट्राइब से ज़्यादा वो अपने देश के बारे में सोचने लग गए, ठीक है। हम भी आज अपने जो सब कुछ से ऊपर अपने देश को रखते हैं तो इसी कारण से रखते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर 2000-3000 साल पुरानी भावना आज भी जीवित है कि हम चाहते हैं कि भाई हमारा देश जो है वो आगे बढ़े, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, जब ये महाजनपदास जो है छोटे छोटे जनपद थे वो जुड़ करके महाजनपद बनने लगे। उनमें कुछ रिपब्लिक होते थे, कुछ मोनार्कियल होते थे। मोनार्कियल मतलब क्या होता है, राजा है, उसका बेटा है, उसका बेटा है, उसका बेटा। रिपब्लिक में क्या होता है, गणसंघ, ठीक है। गणसंघ एक वर्ड है जो याद रखेंगे हम लोग। गणसंघ क्या होता है, रिपब्लिक होता है। गण मतलब आदमी और संघ मतलब यूनियन, आदमी का यूनियन इज़ रिपब्लिक। हम लोग जो हैं आज रिपब्लिक हैं, हम चुन के अपने प्रधानमंत्री को गद्दी पर बैठाते हैं, तो वही यहाँ पर रिपब्लिक की बात हो रही है, ठीक है। दो टाइप का स्टेट था, मोनार्कियल और रिपब्लिकन स्टेट हुआ करता था, ठीक।
अब ये जो महाजनपद है इनके बारे में हमको डिस्क्रिप्शन या इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर है और जैन लिटरेचर है, उन दोनों से हमको यहाँ पर जानकारी मिलती है। बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन से हैं? अंगुत्तर निकाय है और महावस्तु है। और जैन लिटरेचर कौन से हैं? भगवती सूत्र है। ठीक है, तो आप इन नाम को आपको याद रखने होंगे। ठीक है, भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अब महावस्तु, ये तीन नाम जो है याद रखेंगे। ऊपर वाले 2 नाम बुद्धिस्ट लिटरेचर में हैं, जिनसे हमको जो 16 जनपद महाजनपद हुए उनके नाम देखने के लिए मिलते हैं। और जैन लिटरेचर में आपके भगवती सूत्र हैं, जो भी थोड़ा माइनर वेरिएशन ऑफ द नेम्स, मतलब अब जैन जो है वो आपका इसमें चलता था, प्राकृत में चलता था, बुद्धिस्ट जो है वो पाली में चलता था, तो इस तरह की बातें होती हैं। तो थोड़ा सा मतलब चेंज ऑफ नेम्स के साथ मोटा मोटी सेम ही चीज़ लिखा हुआ है। बोथ प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद जो हैं वो निकल के आते हैं। ठीक है, ये कब की बात है? ये कोई वंश जो स्थापित हुआ, जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हर्यंक वंश देखेंगे। ठीक है, उसके स्थापना से पहले की बात है, जो महाजनपद उसमें राइज होता गया। ठीक है, अब ये जो महाजनपद है, ऑब्वियसली जब ये 16 महाजनपद बन गए थे, ठीक है, तो क्या हुआ होगा कि इनमें कोई एक पावरफुल निकल के आएगा जो सबको कंट्रोल करेगा, तो वो मगध निकल के आता। वो कैसे मगध निकल के आता वो आगे देखेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझिए कि जो ये 16 महाजनपद है अपने अपने रीजन में जो है वो बड़े एक लार्जर टेरिटोरियल स्टेट बन के उभरा उस टाइम पे। 16 जो है वो 16 कौन कौन से हैं वो आपके नाम यहाँ दिख जाएंगे। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो अंडरलाइंड है वो आपके क्या थे? मोनार्कियल थे। और जो आपके जो सर्कल वाले हैं वो क्या है? रिपब्लिकन हैं। ठीक है, अस्माक मिसिंग था, इसकी मैं नाम भी अभी याद करा दूंगा आप लोगों को, राइट। तो ये वाले जो आप देख रहे हैं, दिस इज रिपब्लिकन। कैसे याद रखेंगे? ये गोल सा एक यूनियन बना हुआ है, और एक ये क्या है? एक लाइन में, एक लीनेज में चल रहा है, मतलब दिस इज मोनार्कियल। ठीक है, राजा है, उसका बेटा है, ऐसे करके चलता जाएगा जब तक तख्ता पलट ना हो जाए। करेक्ट। तो यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है 5 जो ऐसे थे वो अपने रिपब्लिकन थे। कौन कौन से हैं? सर्कल में देखिए, वज्जी है। ठीक है, वर्जी लिखा हुआ है, बट थोड़ा स्पेलिंग का वेरिएशन हो सकता है, इसको आप VAJJI पढ़िए। वज्जी हमारे वैशाली, जो भी बिहार में वैशाली जिला है उसके आसपास का, हाजीपुर, वैशाली, ये सब आपने नाम सुना होगा, उसका जो एरिया है वो वज्जी में आता है। ठीक है, मल्ल जो है वो गोरखपुर के आसपास के एरिया आता है। ठीक है, उसके बाद पंचाल है, ठीक है, कुडू है और कंबोज है। ये 5 नाम जो है आपको याद रखने हैं, किस चीज़ में? रिपब्लिकन में है। ठीक है, बाकी सारे जो अंडरलाइन वाले हैं वो सारे क्या थे? मोनार्कियल थे। अब इनको हम लोग कैसे याद करेंगे वो याद कर लेते हैं। अब इसको मेरे साथ आप फॉलो कीजिएगा चीज़ों को। ठीक, इंडिया से बाहर कौन कौन है? आज के डेट में जो अपना इंडिया है उसका जो टेरिटोरियल बाउंड्री है, उससे बाहर कौन कौन से थे उस समय में? 2 थे। पहला कौन सा था? कंबोज था। पहला था अपना कंबोज, ये वाला। ठीक है, ये थोड़ा, ये क्या था? कंबोज था। कंबोज कौन सा था? अफगानिस्तान में का जो एरिया है, जो अब नॉर्दर्न अफगानिस्तान है, वहाँ पर एक कंबोज होता था। उसके ईस्ट में, ठीक है, उसके ईस्ट में गांधार होता था। ठीक है, गांधार प्रोविंस होता था। तकसीला जो एरिया है, इस्लामाबाद आज के डेट में इंडिया और अफगानिस्तान का जो बीच का जो एरिया है ना, वो इंडिया का कश्मीर और अफगानिस्तान का जो बीच का एरिया है, इस्लामाबाद वाला एरिया, जहाँ पे पाकिस्तान का आज कैपिटल है, तो वहाँ पर गांधार हुआ करता था। ठीक है, तो कंबोज हो गया, गांधार हो गया, ये 2 इंडिया से बाहर हो गए। ठीक, हमारे पास जो नदियाँ हैं इनमें आपकी एक नर्मदा नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी, ये नर्मदा हो गई, बड़ी नदी है नर्मदा। इसके नीचे कौन सा था? एक अस्माक था। ठीक है, अस्माक, इसका कैपिटल कौन सा है? पौडन्यपुर। ठीक है, पौडन्यपुर इसका कैपिटल है, और अस्माक जो है ये आपका इससे नीचे होता था। ठीक, तो ये 3 आपको याद हो गए। ये 3 हमारे जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में 1 है और इंडिया से बाहर 2 है, ये 3 हो गए। अब बिहार में कौन कौन से थे? बिहार में आपका मुंगेर के आसपास कौन सा था? अंग था। ठीक है, अंग जो है ये मुंगेर के आसपास था। मगध अपना राजगिरी पटना के आसपास था, और वज्जी जो है वो हाजीपुर वैशाली के आसपास था। ठीक, 3 अपने बिहार में हो गए। टोटल कितने हमने देख लिए? 2 उधर देख लिया, 2 और 3 5 और सबसे नीचे अस्माक, 6 हमने देख लिए। कितने हैं हमारे पास? 16 हैं। अब अस्माक से ऊपर आइए, अस्माक से जैसे ऊपर आते हैं हमको अवंती देखने के लिए मिलता है। अवंती कहाँ है? उज्जैन में है। ठीक है, उज्जैन का जो आज डिस्ट्रिक्ट है उससे थोड़ा बड़ा ही रहा होगा, बट मान के चलिए कि वहाँ जो एक ये था आपका महाजनपद था, वो अवंती नाम का था। करेक्ट। तो मध्य प्रदेश में आपका एक अवंती देखने के लिए मिलता है। छेदी भी जो है आपका,
ये मध्य प्रदेश में ही देखने के लिए मिलता है। जो बुंदेलखंड वाला एरिया जो है मध्य प्रदेश में है और कुछ यूपी में भी लग जाता है। झांसी वगैरह जो है बुंदेलखंड का एरिया वो आपको यूपी में चले जाते हैं, और बहुत सारे और भी एरियाज़ हैं जो यूपी में चले जाते हैं थोड़ी बहुत, बट मोस्टली जो अपना बुंदेलखंड है वो अपना मध्य प्रदेश में है। तो आप देख सकते हैं कि छेदी जो है वो मध्य प्रदेश में मोटा मोटी रख लीजिए, अवंती तो पूरी रख लीजिए आप मध्य प्रदेश में। इसके अलावा सवाल उठता है राजस्थान में कौन सा था। राजस्थान में एक था मत्स्य। अब इसको कैसे याद रखेंगे मत्स्य। अब राजस्थान में क्या बालू है, बालू में क्या होगा, ठीक है, बालू का उल्टा होता है पानी, और पानी में मिलता है मछली, और मछली होता है मत्स्य, ठीक। तो सूखा में मछली है, राइट। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपके मत्स्य हो गया, ठीक है। यमुना नदी है, यमुना नदी यहाँ पर है, ये देखिए आप, यमुना नदी है, ये यमुना नदी जा रही है। इसके इधर में मथुरा है। मथुरा के पास मथुरा जो किसका कैपिटल था, सूरसेन का कैपिटल था। सूरसेन आप देख सकते हैं यहाँ पर सूरसेन है, कैपिटल है। यहाँ पर कुरु हो गया। कुरु कहाँ हो गया, दिल्ली और ऊपर वाला जो कुरुक्षेत्र वाला एरिया है वो आपका दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, ये सब जो आपका एरिया है वो आपका कुरु जनपद, महाजनपद में आ गया। सूरसेन में कहाँ पर आ गया, जहाँ पर मथुरा है वो सूरसेन में आ गया। उससे आप वेस्ट जाएंगे तो आपको मत्स्य मिल जाएगा, वो आपका श्रीगंगानगर वगैरह है, ठीक है, वो आपका मत्स्य में आ जाएगा, ठीक। अब इसमें और कौन से हमको याद रखने हैं, मल्ल जो है गोरखपुर वाला एरिया हो गया। काशी कहाँ हो गया, काशी आपका बनारस वाला एरिया हो गया। बनारस से बड़ा एरिया रहा होगा, बनारस का कैपिटल था, ठीक है। वत्स जो है आपका प्रयागराज वाला एरिया हो गया, मिर्ज़ापुर प्रयागराज जो है, ठीक है। कोसाल कहाँ पे हो गया, कोसाल समवेयर गोंडा के आसपास का जो एरिया है, वेस्ट ऑफ दिस गोरखपुर वाला एरिया से वेस्ट में आपका कोसाल आता है, ठीक है। पंचाल कहाँ आता है, रोहिलखंड वाला जो एरिया है वहाँ पंचाल आता है, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे हम, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। एक मैप बनाएंगे हम लोग और कोशिश करेंगे इसको याद करने का, ठीक है। चलिए एक छोटा सा हम लोग मैप बनाते हैं और इसको याद करने की यहीं पे कोशिश करते हैं। चलिए इंडिया का मैप छोटा ही बनाएंगे मैप, है ना। ये थोड़ा बड़ा बन गया बट जाने दीजिए, कोई बात नहीं है ना। ठीक, अब इसको याद रखिएगा। यहाँ से ये नर्मदा नदी है, राइट, ये नर्मदा नदी है। इसके नीचे कौन था, इसके नीचे बस एक ही था, अस्माक, ठीक है। इसके नीचे तेलंगाना वाला हैदराबाद वाला एरिया है, दैट इज़ अस्माक, ASMA, अस्माक था यहाँ पर। बाहर मैंने आपको दो बताया, मान लेते हैं ये पाकिस्तान है, ठीक है, और ये अफ़गानिस्तान है, ठीक है। अफ़गानिस्तान का सीमा हमसे थोड़ा सा लगता है, ऑल्दो हमारे कब्जा में नहीं है बट लगता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम्बोज आ जाएगा, कम्बोज। इस्लामाबाद वाले एरिया में क्या आ जाएगा अपने पास, गांधार, ठीक है, ये गांधार आ गया यहाँ पर, कम्बोज आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये एरिया था बट ठीक है। अब यहाँ से क्या है, एक यमुना नदी निकलेगा, यमुना नदी निकलेगी, है ना, यमुना नदी है ये, ठीक है। ये गंगा में मिल जाएगा और गंगा जो है, सॉरी गंगा आगे जाएगी ना, ये यहाँ पर गंगा नदी निकली होंगी और ये प्रयाग में मिल के, प्रयागराज में मिल के समवेयर बांग्लादेश में घुस करके और ये गिरा होगा ऐसा, ठीक है। ये बांग्लादेश है अपना, ये बांग्लादेश है, थोड़ा उतना बढ़िया से नहीं बना बट आप समझ लीजिए। अब इसमें हम लोग नाम लिखना शुरू करते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि दिल्ली वाले के ऊपर वाला जो एरिया था, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत वाला जो एरिया था उसमें कौन था, कुरु था। कौन था, कुरुक्षेत्र से नाम रखेंगे, कुरु। कुरु कहाँ था, वेस्ट ऑफ यमुना, लेकिन अप टू कुरुक्षेत्र, नॉर्थ इंडिया तक था। नीचे में कौन था, मथुरा के पास कौन था, मथुरा भी क्या है, यमुना नदी के तट पे है। यहाँ पर कौन था, सूरसेन था, सूरसेन, ठीक है। थोड़ा इधर लिखते हैं ना, SS लिख देता हूँ मैं, आप नाम याद कर लेंगे, SS लिख देंगे, जगह कम है थोड़ा, ठीक है। इसके वेस्ट में कौन था अपना, मत्स्य। राजस्थान की गर्मी में, सॉरी बालू मरुस्थल में मत्स्य मिलता है, ठीक है, मत्स्य था यहाँ पर, SAYA, ठीक है, मत्स्य था। ये आपके यमुना के इधर वाले हो गए। इसके नीचे यहाँ पर एक छेदी, बुंदेलखंड वाले एरिया में अपने को छेदी मिलता है, ठीक है। CHEDI होगा या CEDI होगा, एक ही बात है, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप, ठीक है। ये छेदी आ गया। यहाँ प्रयागराज के पास कौन था, कोसाल था, कोसाल था, ठीक है। मैं कोस लिख देता हूँ, आप समझ लीजिएगा, ठीक है, कोस था, कोसाल। इसके ईस्ट में कौन आएगा,
इसी गंगा नदी के तट पे अपना काशी आएगा, काशी। ठीक है, इसके ईस्ट में कौन आएगा? राजगिरी वाला जो था वो मगध था, मगध। ठीक है, इसके ईस्ट में कौन आएगा? अंग आएगा, मुंगेर के पास। ये सब गंगा नदी के तट पे हैं, है ना, गंगा नदी के तट पे है ये, राइट। अभी इससे ऊपर आइए, ऊपर जो है आपका गोरखपुर वाला एरिया है और यहाँ पर आपको गंडक देखने के लिए मिलता है। ठीक है, गंडक, ये गंडक बह रही है। तो इसके ईस्ट में कौन आएगा, सॉरी वेस्ट में कौन आएगा? गोरखपुर वाले एरिया में। ठीक है, इसके वेस्ट में आएगा मल आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? मल आ जाएगा। ठीक, मल आ गया। कितने हो गए? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। एक ऊपर में छूट गया, हाजीपुर, हाजीपुर वाला एरिया अपना वज्जी था, 13 हो गया। 3 बचा, 3 बचा। उसमें आपका रोहिलखंड वाला एरिया में एक बचा हुआ है। ठीक है, पांचाल हो जाएगा यहाँ पे, पांचाल। ठीक है, यहाँ पे कोसाल, अयोध्या वाला एरिया जो था सरयू नदी के कोसाल। अच्छा, कोसाल यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे इसको ना करेक्ट कर लीजिए थोड़ा, ये वत्स है। ठीक है, ये वत्स है, वत्स है, ये कोसाल है। ठीक, और ये कि यहाँ पर अवंती रह गया, करेक्ट। तो यूपी से बाहर बहुत सारे हैं। यूपी से बाहर कौन कौन से, वो एक बार गौर कर लीजिए। कंबोज हो गया, गांधार हो गया, कुरु हो गया, मत्स्य हो गया, ठीक है, अवंती हो गया, अस्माक हो गया, वज्जी हो गया, अंग हो गया और मगध हो गया। ये 3 तो वज्जी, अंग, मगध तो अपने बिहार वाले हो गए। ठीक है, ये सब यूपी से बाहर हैं। छेदी यूपी में जा रहा होगा, बट बुंदेलखंड बोला है तो प्रॉपर खजुराहो वाला एरिया या छतरपुर वाला एरिया जो बुंदेलखंड मान लें, अगर प्रॉपर बुंदेलखंड उसको बोला जाए, जो राजा छत्रसाल का एरिया था, तो आपका छेदी जो है वो एमपी में चला जाएगा। बट ठीक है, इस पे सवाल नहीं आएगा, नहीं तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। मत्स्य पे पूछ सकता है, कंबोज से पूछ सकता है, गांधार पे पूछ सकता है, अस्माक पे पूछ सकता है, अवंती पे पूछ सकता है, बिहार का तो तीनों कोई पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। वत्स जो है वो आपका मिर्ज़ापुर वाला एरिया है और कोसाल जो है वो आपका अयोध्या वाला एरिया है। ठीक है, अयोध्या जो है वो गोरखपुर के वेस्ट में आता है, करेक्ट। तो इसी के साथ हमारा ये महाजनपद उनकी लोकेशन हमने बात कर ली। ठीक है, अब ये रिपब्लिकन स्टेट्स जो मैंने आपको बता दिए ना, इसमें से जो मेजर महाजनपद थे उसमें से जो 4 रिपब्लिकन हैं वो कौन है? वज्जी, मल्ल, पंचाल और कंबोज। ठीक है, ये 4 आपके रिपब्लिकन हैं, बाकी सारे मोनार्कियल हैं। इसके अलावा और भी रिपब्लिकन छोटे छोटे स्टेट्स होते थे, दैट इज शक्य। नाम मतलब याद रख लेंगे क्योंकि ये एक सवाल बन सकता है कहीं पे भी, किसी एग्जाम में भी। शक्य, कोलियास, मोरिया, बुलिस, भगास, लिच्छवीस। अब लिच्छवीस जो है वो आपका वज्जी में ही आता था, बट चूंकि एक रिपब्लिक अंदर ही रिपब्लिक था, छोटा ट्राइब हुआ करता था, तो एक इसका भी नाम याद रख लेंगे। लिच्छवीस बहुत पॉपुलर होने वाला है, नाम पॉपुलर होने वाला है, क्यों, ये ध्यान रखिएगा, आगे आएगा। ठीक है, अब अंगुत्तर निकाय जो हमने अभी पढ़ा कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसमें कौन कौन से हैं ये हमारे पास है। इनकी कैपिटल्स देख सकते हैं आप, और आज के डेट में जो डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं उनके वो देख सकते हैं। क्विकली हम लोग इसको देख लेते हैं, मोटा मोटी देख ही लिया है। पहला तो हमारा बिहार में 3 है, फर्स्ट 3 आर इन बिहार। ठीक है, ये 3 अपने बिहार वाले हैं। ठीक है, तो बीपीएससी जो देते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, राइट। तो इसमें अंग है, अंग का कैपिटल कौन सा था? चंपा। अभी मॉडर्न कौन सा है? मॉडर्न डे में ये मुंगेर, भागलपुर वाला जो एरिया है वहाँ पर दिखने के लिए मिलता है। मगध जो है अर्लियर कैपिटल इसका राजगिरी है या गिरिव्रज था, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पटना, गया एंड पार्ट्स ऑफ शाहदाबाद। तो जब राजगिरी था तो राजगीर वाला एरिया हो गया, जब उस पाटलीग्राम या पाटलिपुत्र में आ गया तो फिर वो पटना वाला एरिया हो गया। तो बट मगध जो है वही राजगीर, पटना, नालंदा वाला जो एरिया, अपने औरंगाबाद वाला जो एरिया है वो देखने के लिए मिलता है मगध में। ठीक है, वज्जी में आपका वही वैशाली वाला एरिया, जो अभी हाजीपुर, वैशाली जो भी आप नाम से जानते हो। ठीक है, ये कन्फेडरेसी ऑफ 8 रिपब्लिकन स्टेट्स, इसमें 8 रिपब्लिकन क्लैंस थे। ठीक है, ये जो क्लैंस थे उसमें एक लिच्छवीस भी था। अभी लिच्छवीस का नाम आया था ऊपर, जो मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्यों होने वाला आगे देखेंगे। उनमें जो ये 8 जो क्लैंस हैं उसमें से एक लिच्छवीस भी था। ठीक है, सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ द रिवर गंगा के उत्तर में स्थित है ये। ठीक है, मल्ल जो कैपिटल है, सॉरी मल्ल जो आपका महाजनपद था उसका, इसका ये 2 स्टेट हुआ करता था, एक का कैपिटल कुशीनगर होता था, एक का पावा होता था। बट कुछ डिवीजन रहा होगा, उतना डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, बट आप समझ लीजिए कि मल्ल का कैपिटल जो है कुशीनगर और पावा, ये जो 2 भाई हुए होंगे उनके बीच में कुछ बंटवारा टाइप का हुआ होगा, तो उस टाइप से कुछ 2 टाइप के 2 ही स्टेट्स थे सेम नेम के, और उनके अलग अलग कैपिटल्स होते थे। ऑल्सो और रिपब्लिकन कॉन्फेडरेसी, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। मल्ल, वज्जी, ये सब क्या था? रिपब्लिकन था।
ठीक है। मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? देवरिया है, बस्ती है, गोरखपुर है, सिद्धार्थ नगर है। ये ईस्टर्न यूपी वाला जो एरिया है वो यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है। इसके बाद कोसाल आता है। कोसाल जो हमारा अभी मिस्टेक हुआ था उसमें कोसाल आता है, जिसका कैपिटल श्रावस्ती था। और ये फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, ये अयोध्या वाला एरिया हो गया, राम मंदिर वाला एरिया। ठीक है, ये अयोध्या हो गया, राइट। इसके बाद पंचाल आता है। पंचाल का कैपिटल था अहिछत्र। ठीक है, वेस्टर्न यूपी, कौन सा? ईस्ट ऑफ यमुना से, ईस्ट ऑफ यमुना से कोसाल जनपद तक। ठीक है, तो ईस्ट ऑफ यमुना से कोसाल। वेस्ट में कौन था? कुरु था। ईस्ट में कौन था? कोसाल था। तो कोसाल कहाँ से? आपका यमुना से लेकर के कोसाल तक में आपका बीच में पंचाल आता था, रोहिलखंड वाला एरिया होता था। ठीक है, काशी जो है वो बनारसी कैपिटल होता था। वत्सा जो है उसका कौशाम्बी कैपिटल होता था। एंड दिस इज इलाहाबाद मिर्ज़ापुर वाला जो एरिया है, प्रयागराज आप इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं आप? प्रयागराज। ठीक है, ये जो एरिया है प्रयागराज मिर्ज़ापुर वाला जो एरिया है ये आपका वत्सा में आता है। छेदी जो है वो सुक्तिमती, ठीक है, बुंदेलखंड वाला एरिया आता है। सूरसेन जो है मथुरा वाला एरिया आता है, ब्रजमंडल अभी जो एरिया है वो आता है। ठीक है, कुरु इंद्रप्रस्थ इसका कैपिटल होता था। इंद्रप्रस्थ आपका अगर एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं, जो पुराना किला जो दिल्ली में है ना, वो इंद्रप्रस्थ में ये लाइक करता है। ठीक है, हरियाणा एंड दिल्ली एरिया वेस्ट ऑफ द रिवर यमुना, यमुना की वेस्ट में इनका ये था। कंबोज कहाँ चला गया? कंबोज कैपिटल हटक था। अब इनकी कैपिटल थोड़ा याद रखेंगे हम लोग। कंबोज कैपिटल हटक था, ये अफगानिस्तान में एरिया है, हजारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मतलब कंबोज मोस्टली अफगानिस्तान में था। अब ये हजारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बोल रहा था, ये NWFP में आता है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो है उसमें आता है। ठीक, गंधारा जो है तकसीला पुष्कलवती, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, ईस्टर्न अफगानिस्तान, ये आता है गंधार इसमें। ठीक है, मत्स्य जो हो गया विराटनगर हो गया, अपना अलवर जयपुर का जो एरिया है ये यहाँ पर आता था। अवंती जो है वो उज्जैनी, महिष्मती इसके कैपिटल्स होते थे, ये मालवा वाले एरिया में आता है। अस्माक जो है पोटाना, बिटवीन रिवर नर्मदा एंड गोदावरी के बीच में, जो अपना तेलंगाना वाला एरिया है, थोड़ा महाराष्ट्र का भी एरिया लगता होगा, विदर्भ वाला जो एरिया है वो लगता होगा। तो ये इसके बात हो गए। अब इसमें जो है जब ये छोटे छोटे जो हैं उनमें जो पावरफुल था वो सबको मिलाते गया, तो वो हम देख रहे हैं 16 बन करके आया। ये 16 जब बन करके आते हैं, इसके बाद अनदर जो उन 16 में से एक जो है वो ज़्यादा पावरफुल बन कर निकलेगा। ठीक है, आपस में छोटे छोटे आपस में टसल करके बड़े बने। ठीक है, अब वो बड़े वाले जो हैं वो आपस में टसल करके एक मेजर पावर बनेगा, एक नेशन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और वो कौन फॉर्म करता है? दैट इज मगध एम्पायर। ठीक है, अब ये मगध एम्पायर जो आप पहली बार देख रहे हैं, जिनको आइडिया है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मगध एम्पायर है, मगध एम्पायर जो है इज़ नॉट अ सिंगल डायनेस्टी। मगध एम्पायर में बहुत सारे डायनेस्टीज हैं। मगध क्यों बोला गया? क्योंकि मगध जो एक एरिया था वहाँ से इसका फैलाव शुरू हुआ, इसलिए इसको मगध एम्पायर बोला गया। लेकिन ये अपने आप जैसे मुगल बोलते हैं, तो मुगल जब बोलते हैं तो सिर्फ मुगल ही आते हैं उसमें। गुप्ता एम्पायर बोलते हैं सिर्फ गुप्ता ही आते हैं। ठीक है, लेकिन जब मगध बोलते हैं या विजयनगर बोलते हैं, विजयनगर एम्पायर जो अपन ये इसमें देखेंगे मेडिवल हिस्ट्री में देखेंगे विजयनगर एम्पायर, तो जो ये मगध और विजयनगर एम्पायर है, इनमें क्या है कि अलग अलग क्लैंस आते हैं। ठीक है, ये एक फैमिली को रिप्रेजेंट या एक डायनेस्टी को खाली नहीं रिप्रेजेंट करता, इसमें मल्टीपल डायनेस्टीज आते हैं, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि राइज ऑफ मगध एम्पायर कैसे हुआ। ठीक है, चलिए, तो राइज ऑफ मगध एम्पायर में क्या था अब आप समझिए। हमने अभी पढ़ा कि महाजनपद का जो राइज है वो कैसे हुआ। उसमें हमने अब पढ़ा था कि एग्रीकल्चर और आपका जो वीपन्स था ये दोनों चीज़ बढ़ने लग गया, उससे टैक्स ज़्यादा आने लग गया, पैसा ज़्यादा आने लग गया, सुख समृद्धि बढ़ा, सरकार भी बढ़ा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया होता चला गया। ठीक है, तो इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल, इनमें सबसे जो सबके पास ये चीज़ हो रहा था, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा किसके पास हुआ? सबसे ज़्यादा मगध एम्पायर के पास हुआ। सबसे ज़्यादा आयरन मगध एम्पायर को मिला। सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर जो है वो मगध एम्पायर को मिला। ठीक है, तो सबसे पावरफुल भी मगध एम्पायर ही निकल के आता है। ठीक, तो अब इसमें आप गौर कीजिए कि पहला लाइन इसमें क्या बोल रहा है कि राइज का जो ये जो है कि मैंने ये जो टॉपिक है इसमें क्या हम देखना चाह रहे हैं कि मगध एम्पायर क्यों राइज किया, कैसे राइज कर गया अचानक से। ठीक है, तो एक तो हमने समझ लिया कि उसके पास कुछ कुछ चीज़ें बढ़िया हो रही थी। अब यहाँ पर पहला पॉइंट देखिए कि स्ट्रगल ऑफ द 4 स्टेट्स। तब मगध एम्पायर का जो राइज हुआ उससे पहले क्या हुआ था? 4 स्टेट्स का आपस में टसल चल रहा था। कौन था? अवंती कहाँ था? उज्जैन में था। वत्सा कौन था? मिर्ज़ापुर, गुड्डू भैया वाले। ठीक है, कोसाल कौन था? कोसाल आपका अयोध्या वाले। और मगध कौन था आपका? पटना वाले, पटना या राजगीर वाले। ठीक है ना, तो ये चारों में आपस में टसल चल रहा था। अब इनके बीच में कोई नहीं है, किनका नाम नहीं है? एक तो अपना काशी का नाम नहीं है, ऑब्वियसली वत्स के बगल में काशी है लेकिन काशी का नाम नहीं है। ठीक है, कोसाल के बगल में आपका वो था मल था, लेकिन मल का भी नाम नहीं है। बट ये जो 4 हैं ये ज़्यादा पावरफुल थे और इनके बीच में टसल चल रहा था और मगध जो है वो जीत करके निकलता है। ठीक है, तो ये एमजे जो लिखा है दिस इज महाजनपदास। एमजे जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है दिस इज महाजनपदास।
तो महाजनपद से क्या बन गया, एम्पायर बन गया। मगध जो है एक एम्पायर बन के निकल गया, ठीक है, वो क्रिकेट वाला एम्पायर नहीं, अपना एम्पायर, EMPIRE, राइट। तो इसके पास जो ये टसल जो है वो जीत पाया, उसके पीछे क्या कारण था, उसके पीछे जो कुछ कारण थे वो है आपके ज्योग्राफिकल एंड स्ट्रैटेजिक एडवांटेज था उसके पास, ठीक है। ऑब्वियसली हम बात कर चुके हैं, लेकिन उसको अब हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि इनके पास क्या था, ज्योग्राफिकल और स्ट्रैटेजिक एडवांटेज था। क्या ज्योग्राफिकल एडवांटेज था, ठीक है, इनके पास स्ट्रैटेजिक पोजीशन बिटवीन अपर एंड लोअर गैंजेस, ठीक, गंगेटिक वैली के बीच में ये लाई करते थे। इनके पास फर्टाइल सॉइल और सरप्लस फूड देखने के लिए मिलता था। जो अपना नीचे वाला एरिया है, गंगा नदी के नीचे वाला जो एरिया है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल देखने के लिए मिलता था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी हो पाती थी और सरप्लस फूड निकल के आता था, ठीक है। आयरन ओर फ्रॉम हिल्स नियर राजगीर, राजगीर के पास हमको आयरन ओर मिल जाता था, राइट। तो इससे क्या होता था, वीपन्स बन जाता था, इंप्लीमेंट्स बन जाता था। इंप्लीमेंट्स किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और वीपन्स किसके लिए, लड़ाई करने के लिए, ठीक है। तो ये वीपन्स, ये इंप्लीमेंट्स क्या करते थे, फॉरेस्ट क्लियर कर लेते थे, लैंड को प्लॉग कर लेते थे, लैंड को मतलब खेती बाड़ी कर लेते थे, ठीक। और क्या होता था, कॉपर और आयरन जो है नियर गया मिल जाता था, गया के पास कॉपर और आयरन भी मिल जाता था। तो अब ये देख रहे हैं कि राजगीर के पास आयरन और मिल गया, गया के पास कॉपर और आयरन मिल गया, ये दोनों यूज़ करके ये क्या कर पा रहे थे, वीपन्स और इंप्लीमेंट्स बना पा रहे थे। उससे क्या कर रहे थे, इंप्लीमेंट्स से वो लोग फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे थे, लैंड को प्लॉग कर रहे थे और एक बढ़िया बढ़िया सब कुछ सीन तैयार कर रहे थे। एक सरप्लस फूड उनके पास आ रहा था। ऑब्वियसली सरप्लस फूड होने से टैक्स भी ज़्यादा उनको लग रहा था और राजा के पास पैसा ज़्यादा आ रहा था, राजा ज़्यादा पावरफुल हो रहा था। जिस राजा के पास हथियार ज़्यादा हों, पैसे ज़्यादा हों, तो ऑब्वियसली वो राजा बहुत पावरफुल निकल करके आएगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। तो ये इसी को ज्योग्राफिकल और स्ट्रैटेजिक एडवांटेज बोला गया है। दूसरा क्या है, लोकेशन नियर ट्रेड हाईवेज, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया, ठीक है, दैट इज़ करेक्ट। बट ये जो एक रूट है ना, वो पहले से एग्जिस्ट करते थे, सम फॉर्म और द अदर। ऐसा नहीं है कि एकदम कुछ नहीं था और अचानक से शेरशाह सूरी ने बना दिया। उस रास्ते पे लोग चला करते थे। उस रोड का जो नवीनीकरण है, उसका एक्सटेंशन है, ठीक है, उसका कनेक्शन है, वो शेरशाह सूरी ने और अच्छे तरीके से कराया। बट देयर यूज्ड टू बी अ वे, ठीक है। अभी ने सिल्क रूट की जब बात होती है ना, 2000-3000 साल पहले की, ठीक है, जब शेरशाह सूरी का कोई पता भी नहीं था, 500 साल पहले शेरशाह सूरी जी आए हुए हैं, ठीक है। तो उस समय भी सिल्क रूट होता था, चाइना का सिल्क रूट बोलते थे। वहाँ से एक गांधार में रास्ता उतरता था, गांधार से कुरू में घुसता था और दिल्ली होते हुए अवंती और अस्माक तक जाता था, और एक रास्ता वहीं से निकल जाता था कुरू से ईस्टर्न इंडिया के साइड पर। तो ये रास्ता अपना अवेलेबल था उस टाइम पर, और ये लोकेशन नियर ट्रेड हाईवेज हुआ करता था इसका, मगध एम्पायर का। तो इससे क्या होता था, ट्रेड अगर हाईवे ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं, आपका ट्रेड बढ़ेगा, और जो दूसरा स्टेट ट्रेड कर रहा है उससे आपको टैक्स ले सकते हैं, ठीक। इनके पास टिम्बर फ्रॉम राजगीर फॉरेस्ट आ जाता था, टिम्बर आ जाता, टिम्बर मतलब लकड़ी आ जाता था। लकड़ी से भी बहुत सारा काम हो जाता था, रथ बन जाता है, घर बन जाता है, बहुत कुछ होता जाता है, ठीक है। एलिफेंट्स को ये लोग लार्ज स्केल पर यूज़ कर पाते थे, ठीक। इनमें एक नंद वंश था, नंदा डायनेस्टी था। उन्होंने क्या किया था, दे डग कैनाल्स फॉर इरिगेशन, प्रोमोटेड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड कलेक्टेड टैक्सेस। अब ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी तो हम लोग यही बात कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ। उस समय के हिसाब से देखें तो एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स एंड टैक्सेस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। तो इनके पास जो मगध एम्पायर का जो राइस है, उसका जो लोकेशन है, उसी कारण उसको बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होता हुआ और वो राइस करता चला गया, ठीक है। 33 मिनट हो चुका है और हम लोग इसको यहाँ पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायनेस्टीज़ देखना शुरू करेंगे, ठीक है। जो मगध एम्पायर है उनके कौन कौन से डायनेस्टीज़ हैं वो हम लोग देखना शुरू करेंगे। और यहाँ तक उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जो भी आपको सजेशन हो या कोई ये हो, ठीक है, एक अच्छे तरीके से कोई क्रिटिसिज्म हो तो एक अच्छे तरीके से आप ज़रूर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करें। चलिए, थैंक यू, टाटा, ऑल द बेस्ट।